we have started बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स की बेसिसिटी में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अमोनिया के साथ एरोमेटिक्स अमीन को कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे अमोनिया इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। और अगर आप अमोनिया के साथ एलिफेटिक अमीन्स को कंपेयर करते हैं जहां पे नाइट्रोजन जो है वो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है तो उनको बोलते हैं एलिफेटिक अमीन्स। तो एलिफेटिक अमीन्स की जो बेसिसिटी है वो अमोनिया से ज्यादा होती है। तो अब हम एलिफेटिक अमीन वैसे तो कर चुके थे, अब हमने जो है एलिफेटिक्स जो अमीन है उनको दोबारा से एक बारी देख लेते हैं। तो आपको ये बताया था कि जो एलिफेटिक अमीन हो, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो अमीन, अगर आप इनको कंपेयर करते हैं तो इनकी जो बेसिसिटी है ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि ये लुईस बेस होते हैं। बिकॉज़ दे आर लुईस बेस। क्यों होते हैं लुईस बेस? बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। तो पहला बेसिसिटी डिपेंड ये करती है कि ये जो नाइट्रोजन है ये कितनी आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। वो तो उस हिसाब से जो अमीन होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। और दूसरा डिपेंड करता है जो आपका अमोनियम आयन है। सपोज यहाँ पे मैंने अमोनियम आयन बनाया है, अल्काइल अमोनियम आयन बनाया मैंने 1 डिग्री अमीन का। तो ये कितना ज्यादा जो है वो स्टेबल है। और अमोनियम जो आयन है, ये अल्काइल अमोनियम बना है, तो ये अल्काइल अमोनियम जो आयन है इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। आपको बताया था, एक तो डिपेंड करती है प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, दूसरा डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ और तीसरा डिपेंड करती है स्टेरिक फैक्टर के ऊपर। तो अगर आप सिर्फ गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आप लिखा हो क्वेश्चन में कि आपने ये जो एलिफेटिक अमीन्स हैं 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अमीन, इसकी बेसिसिटी को के हिसाब से इनको अरेंज करना है और क्वेश्चन में मेंशन है गैसियस स्टेट, तो आप सिर्फ प्लस आई इफेक्ट जो है वो कंसीडर करेंगे ऑफ आर ग्रुप। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें जो 3 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री अमीन है, इसमें क्योंकि 3 आर ग्रुप है तो आसानी से एक तो जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा और दूसरा जो आपका यहाँ पे अल्काइल अमोनियम आयन बनेगा इट विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट। तो गैसियस स्टेट में हम सिर्फ प्लस आई इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर नहीं करेंगे व्हाइल डिसाइडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल अमोनियम आयंस, या ये जो अमीन्स के आयंस बनते हैं, कटायन बनता है, इसके लिए हम जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर नहीं करते हैं गैसियस स्टेट में। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बनती है जब आपका जो मीडियम होता है वो एक्वस होता है। ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो अगर कभी पेपर में आता है गैसियस स्टेट में आपको बेसिक स्ट्रेंथ लिखनी है तो याद रखिएगा 3 डिग्री अमीन जो है वो हमेशा 2 डिग्री अमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं और 2 डिग्री अमीन जो है दे आर मोर बेसिक देन 1 डिग्री अमीन। और आपको पता है जो ज्यादा बेसिक होगा उसका जो पीकेबी आएगा उसकी वैल्यू जो है उतनी ही कम आएगी। तो अगर मैं कहूं आप पीकेबी के हिसाब से अरेंज कीजिए तो जो अमीन ज्यादा बेसिक है उसका पीकेबी क्या आएगा? सबसे कम आएगा। और जो 1 डिग्री अमीन है जिसका जो लेस बेसिक है उसका पीकेबी क्या आएगा? सबसे ज्यादा आएगा। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने ये कहा था जब एक्वस मीडियम होता है, aqueous medium में we have combination of plus I effect, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक फैक्टर। ये जो तीनों फैक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं आपका जो भी ये अमीन का कटायन बन रहा होता है। सपोज आपका ये 1 डिग्री अमीन है, इससे इस तरह का कटायन जो बनेगा इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो प्लस आई इफेक्ट के बारे में आप जानते हैं कि प्लस आई की वजह से जो 3 डिग्री अमीन का जो कटायन बनेगा आफ्टर प्रोटोनेशन वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी वजह से 3 डिग्री जो अमीन होता है अगर प्लस आई इफेक्ट को कंसीडर करें तो वो ज्यादा बेसिक होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री।
लेकिन अगर आप एक्वस मीडियम में बात करें तो ये जो प्लस आई इफेक्ट होता है, इसके अलावा भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर आता है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे जो कटायन बनता है, यहाँ पे जो भी अमोनियम कटायन बनते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जब मीडियम एक्वस होता है, ये देखिए ये 1 डिग्री अमीन है, इसका आप देख लीजिए ये कटायन बना हुआ है RNH3+। ये देखिए ये 2 डिग्री अमीन है, इसका कटायन है R2NH2+। और जो 3 डिग्री अमीन है, अब 3 डिग्री अमीन जो है इसका कटायन यहाँ देख लीजिए R3NH+। तो ये जो आपका कटायन बन रहा है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये एक्वस मीडियम में बन रहा है, ये डिपेंड करता है ये कितनी आसानी से पानी के साथ या कितनी मजबूती से पानी के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब आप दोबारा से इन्हीं स्ट्रक्चर्स को देखिए, जो आपका 1 डिग्री अमीन है, ये इसका जो कटायन है, ये 3 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, बिकॉज इसके कटायन में 3 हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री अमीन का जो कटायन है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद बेटा नंबर आएगा 2 डिग्री अमीन का, क्योंकि जो 2 डिग्री अमीन से जो कटायन बनेगा वो पानी के साथ, ये देखिए आप कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। और जो तीसरी चीज आती है, जो 3 डिग्री अमीन है, इसके केस में जो भी आपका कटायन बनेगा वो सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इस हिसाब से जो 1 डिग्री अमीन का जो कटायन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्राइटेरिया मानते हैं तो 1 डिग्री जो अमीन है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इसके अलावा बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक चीज पे और डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ये जो आर ग्रुप है ना, इसके साइज के ऊपर, इसके साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर ये जो आर ग्रुप है, इसका साइज अगर बड़ा होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इट ये अफेक्ट होती है। कैसे अफेक्ट होती है, अगर आपका जो साइज है वो बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, ये रिपल्शन प्रोवाइड करेगा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो आर है, इसका जो साइज है, मतलब इसका जो स्टेरिक फैक्टर है, वो भी डिसाइड करता है कि भाई जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वो इफेक्टिव बनेगी या नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो बेसिकली 2 क्राइटेरिया है एक्वस मीडियम में। एक कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट, जो कि ये कहता है कि जो बेसिसिटी, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो 3 डिग्री की ज्यादा होगी देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की। और जो दूसरा क्राइटेरिया जो एक्वस मीडियम में है वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप मानते हैं तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। पर आपको पता है एक्वस मीडियम में अकेला हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ना ही अकेला प्लस आई इफेक्ट होगा, दोनों एक साथ काम करेंगे। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें, प्लस आई को, ये जो 2 डिग्री है, ये जो 2 डिग्री अमीन होगा एक्वस मीडियम में, चाहे आर कुछ भी हो, 2 डिग्री जो अमीन होगा, एलिफेटिक अमीन की यहाँ बात हो रही है, ये हमेशा सबसे ज्यादा जो है इट विल बी मोर बेसिक। क्योंकि अगर आप जैसे सपोज आप 1 डिग्री की बात करते हैं, 1 डिग्री अमीन की, 1 डिग्री अमीन को में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटर होती है, पर इसमें जो प्लस आई इफेक्ट है वो उसके जो बेसिक स्ट्रेंथ को ज्यादा घटा देता है। ये बढ़ा रहा है, ये ऑपोजिट साइड में, ये एक्सट्रीम, इधर दोनों जगह एक्सट्रीम में प्रेजेंट है। मतलब ये दोबारा से इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ये उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है या घटती है जितनी ये जो 2 डिग्री है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम बीच वाली पोजीशन पे प्रेजेंट है एज कंपेयर टू 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। जो एज कंपेयर टू, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2 डिग्री में जो है या तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो उसमें वीक होती है या स्ट्रांग होती है, या आई उसमें वीक है या स्ट्रांग है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ एज कंपेयर टू 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, जो 2 डिग्री है उसमें ये जो दोनों फैक्टर हैं ये एक तरह से बैलेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है लगभग।
ठीक है, तो क्योंकि 1 डिग्री को एक फैक्टर तो कम कर रहा है और दूसरा फैक्टर, एक फैक्टर जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, लेकिन दूसरा फैक्टर उतनी ही कम कर दे रहा है, जबकि 2 डिग्री पे जो है वो एक तरह से देखा जाए एक जो है इसमें दोनों फैक्टर्स जो हैं वो थोड़े से दूसरों के मुकाबले वो बेटर हैं। तो इसलिए चाहे आपका कोई भी R ग्रुप लगा हो, जो 2 डिग्री जो अमीन होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे R ग्रुप मिथाइल को माने, चाहे R ग्रुप जो है यहाँ पे इथाइल हो, तो दोनों ही केस में जो 2 डिग्री अमीन होगा, इट विल बी इन बेटर पोजीशन देन 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो इसलिए जो है इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ में आया कि चाहे कुछ भी हो 2 डिग्री की हमेशा ज्यादा होगी। यस ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाकी बेटा ये देखिए, चाहे ये वाला आप मान लीजिए, चाहे ये वाला मान लीजिए, इन दोनों में ही ये जो मैंने लिखे हुए हैं ना, जिनको मैंने ये इससे बॉक्स बनाया है, ये सारे एलिफेटिक है। तो चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री अमीन हो, ये जो होंगे दे विल बी मोर बेसिक देन अमोनिया। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, ये तो मोर बेसिक होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करें कि 2 डिग्री तो हमने लिख दिया कि भाई 2 डिग्री जो है उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा आएगी। अब क्वेश्चन आता है 1 डिग्री लिखे, 3 डिग्री लिखे। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, जो प्लस अगर आप देखें, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप, क्योंकि 2 डिग्री का तो हमने डिसाइड कर लिया, अब हमें किसका डिसाइड करना है, 1 डिग्री और 3 डिग्री का। तो इसलिए मैं 2 डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, 2 डिग्री का तो डिसाइड हो गया कि भाई ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब मुझे जो डिसाइड करना है वो मैंने डिसाइड करना है कि 1 डिग्री और किसको डिसाइड करना है, 3 डिग्री को। तो अब आपको पता है कि एक्वस मीडियम में दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं मानूं, तो जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी, 1 डिग्री अमीन के कटायन में। तो इसके हिसाब से तो 1 डिग्री अमीन जो है इट शुड बी मोर बेसिक। और अगर मैं कंसीडर करती हूँ प्लस आई इफेक्ट को, तो प्लस आई के हिसाब से जो 3 डिग्री है वो ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जब साइज जो होता है ना वो छोटा होता है, साइज जो है आर ग्रुप का वो छोटा होता है, जैसा कि ये जो आपने ऊपर देखा है ये मिथाइल वाले में, मिथेनमीन में साइज जो है CH3 का छोटा है। तो जो स्टेरिक फैक्टर है, स्टेरिक फैक्टर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने नहीं देता, तो इसके अंदर कोई हिंड्रेंस नहीं आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। और डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है अगर साइज छोटा है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डोमिनेटिंग फैक्टर बेटा अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर ये जो साइज है आर ग्रुप का ये छोटा है, तो ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा या 3 डिग्री? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेटिंग फैक्टर है, 1 हाइड्रोजन डिग्री बॉन्डिंग 1 डिग्री, तो ये कह रहे हैं क्योंकि अगर आर ग्रुप का जो साइज है अगर छोटा होता है, जैसे कि ये वाले मिथाइल के केस में जब अल्काइल ग्रुप मिथाइल के बराबर होता है, तो इसमें आर ग्रुप का साइज छोटा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। मतलब ज्यादा बढ़िया तरीके से जो आपका कटायन होगा, जो अमोनियम कटायन बन रहा होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कोई रुकावट नहीं पैदा हो रही है इसकी वजह से, ये आर ग्रुप के साइज की वजह से, क्योंकि छोटा है। तो जब ये CH3 के बराबर होगा, तो जो 1 डिग्री अमीन होगा इट विल बी मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमीन। ये सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस ठीक है, अब बेटा बारी आती है, ये कह रहे हैं अगर मान लो हाइड्रोजन ये जो आर ग्रुप है इसका साइज बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे इथाइल ग्रुप की बात करें, तो क्योंकि दो फैक्टर्स हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है प्लस आई इफेक्ट, जो डिसाइड करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को माने तो 1 डिग्री ज्यादा जो है बेसिक होना चाहिए, और अगर प्लस आई को माने तो 3 डिग्री ज्यादा बेसिक होना चाहिए। अब क्या होता है, जब आर ग्रुप का जो साइज है वो बड़ा होता है, आर ग्रुप का जो साइज है वो बड़ा होता है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो आपका कटायन है
वो ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा कंपैरेटिवली। मैं कंपैरेटिवली वर्ड यूज कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टेबल नहीं होगा, मैं कह रही हूँ कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको जो है यहाँ ये बड़े अल्काइल ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ रही है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा? प्लस आई। अब आप बताइए प्लस आई से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, 3 डिग्री या 1 डिग्री? 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो इसीलिए आप ये देखिए कि जब मैंने इथाइल ग्रुप जो कि एक बड़ा ग्रुप था वो लिखा, तो 3 डिग्री जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा बेसिक आया, और जब ग्रुप आपका छोटा था तो 1 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा बेसिक आया। ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। और यही जो है ना, ये 2 एग्जांपल जरूर आते हैं जहाँ पे आर ग्रुप मिथाइल के बराबर होता है और आर ग्रुप इथाइल के बराबर होता है। इसके अलावा जो बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, वो आपने जरूर करने हैं। बाकी इनके अलावा तो बहुत ही कम आते हैं, एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो ये तो मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आप इसको रीड आउट करना चाहें तो पूरा इसमें आप कर सकते हैं, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। जो भी चीजें मैंने बताई हैं, सेम वही चीजें बताई हैं। अब ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये 13.4, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। हमें इनको अरेंज करना है। तो पहले तो हम ये वाला देखते हैं। तो पहले आप ये फर्स्ट वाला देख लीजिए। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई इसका क्या जो है आंसर आएगा। तो ये कह रहे हैं अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करें, तो देखिए ये मैंने आंसर लिखा हुआ है। अब इस को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो मैंने लिखा है ना, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम लिखी है, ये है आपका एरोमेटिक अमीन, मतलब ये एनिलिन दिया हुआ है। और आपको पता है एरोमेटिक जो और बाकी जितने भी हैं, बाकी ये वाले जितने भी हैं, ये सारे जो हैं दे आर एलिफेटिक अमीन, चाहे 1 डिग्री है, चाहे 2 डिग्री है, चाहे 3 डिग्री है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सारे एलिफेटिक हैं। कोई बच्चा कहे मैम ये वाला, तो बेटा ये देखिए नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, ये CH2 से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये बात अलग है, CH2 आगे C6H5 से जुड़ा हुआ है, पर ये एरोमेटिक नहीं है। NH2 जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए फॉर एरोमेटिक जो है अमीन्स। तो आपको मैंने पहले ही बताया था। और ये अमोनिया है, तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो अमोनिया होते हैं दे आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। तो यही तो मैंने लिखा ऑर्डर। ये सबको समझ में आ गया कि इन दोनों का मैंने कैसे लिखा। बाकी जो बेटा ये जितने भी कंपाउंड है, ये 3 दे रखे हैं, ये सारे एलिफेटिक है। आप इन्हीं में चेक कर लेते हैं। इनमें अगर आप चेक करेंगे, इसमें आर ग्रुप जो है ये 2 डिग्री अमीन है। आर ग्रुप जो है वो इथाइल के बराबर है, ये आपका 1 डिग्री अमीन है। और अगर आप इसको भी ध्यान से देखें, ये भी 1 डिग्री अमीन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो कौन होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री में? 2 डिग्री। 2 डिग्री अमीन। चलो ये तो सबसे ज्यादा हो गया, मुझे ये इसका भी ऑर्डर पता लग गया, इन दोनों का भी, लास्ट वाले दोनों का भी ऑर्डर पता लग गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आके अटकता है कि भाई दोनों ही 1 डिग्री हैं, और आपको पता होना चाहिए भाई दोनों ही 1 डिग्री हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करें अगर, तो एक जो है वो है C2H5 NH2, और दूसरा है ये यहाँ पे बेंजीन रिंग है CH2 NH2। अगर आप ध्यान से देखें, एक मैंने कहा था जो आपका जो कटायन बनता है आफ्टर प्रोटोनेशन वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और वो स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक क्राइटेरिया होता है। अब आप मुझे वैसे चाहे मे बी आपसे आंसर सही ना दिया जाए, फिर भी सोच के बताइए, इन दोनों में से बढ़िया तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कौन ज्यादा स्टेबलाइज्ड जो है कटायन बना पाएगा? ये ऊपर वाला, इसको ए बोल देती हूँ, या ये नीचे वाला बी? स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर को इंक्लूड करिएगा। ए। हम ऊपर वाला ए। ऊपर वाला ए। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें जो है ये ग्रुप जो है ये स्टेरिक फिर भी हिंड्रेंस कम रहेगी। कम
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो ये बढ़िया तरीके से स्टेबलाइज हो पाएगा। अच्छा, एक चीज और है, क्वेश्चन में अगर आपने देखे आपको लिखा है बेसिक स्ट्रेंथ लिखो, कुछ बच्चे कहेंगे गैसियस की लिखनी है, गैसियस मेंशन नहीं है ना, तो गैसियस की नहीं लिखनी, वो एक्वस मीडियम ही है। हाँ, अगर गैसियस होगा तो वो क्वेश्चन में जरूर लिखेंगे कि इन गैसियस मीडियम, तो यहाँ पे हम इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा ये 2 डिग्री, फिर ये दोनों 1 डिग्री में, जिसमें जो आपका कटायन है, जो आफ्टर प्रोटोनेशन बनता है, वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे ये जो R ग्रुप है ये छोटा है, और इसमें इसलिए जो कटायन बनने वाला है वो ज्यादा स्टेबलाइज बनने वाला है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए, और फिर अमोनिया, और लास्ट में ये आपका एनिलिन। ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब इससे अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नहीं मैं दिखा रही हूँ, मैं आंसर ही दिखा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि वहां पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब बेटा इसमें चेक करते हैं। पहली बात, ये एलिफेटिक है। पहले तो ना वो कहते हैं ना, थोड़ा मोटा मोटा चेक कर लेते हैं। भाई ये एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। तो आपको पता है जो एरोमेटिक है वो जो है इट विल बी लेस बेसिक देन ऑल द एलिफेटिक अमीन। तो हमें पता लग गया कि सबसे जो कम जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इस एनिलिन की होने वाली है ना। ये तो हमें चलो समझ में आ गया। अब बारी आती है कि ये जितने भी एलिफेटिक अमीन है इनका क्या करें। तो पहले तो इनका वो देख लीजिए कि भाई 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है। तो बेटा और ग्रुप कौन सा है, अगर आप देखें आर ग्रुप किसके बराबर है, इथाइल के बराबर। ये तो आपको खुद ही समझ में आना चाहिए, ये तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बोला है बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो आपको पता है 2 डिग्री तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। बाकी अगर 3 डिग्री और 1 डिग्री की बात करें, अगर इथाइल ग्रुप है तो 3 डिग्री जो है वो ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो आर ग्रुप है इसका जो साइज है बड़ा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, मतलब रहता है इंपॉर्टेंट पर वो डोमिनेट नहीं करता है। तो इस वजह से 3 डिग्री और 1 डिग्री में 3 डिग्री, तो ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वाला। ये अब आप देखिए ये सी, इसमें मैंने जो है आंसर लिख दिया है, क्वेश्चन तो बुक में है ही, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ भाई मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो बेटा अगर आप इन सबको देखें, पहले तो ये इन सबको देखें, ये शुरू के 4 देखें, ये सारे एलिफेटिक है। तो और ये जो लास्ट वाला है ये एरोमेटिक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो एरोमेटिक है उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगा। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं ये वालों को। अब इनको कंपेयर करें, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये है 1 डिग्री, है ना ये। अब आप कहें ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप में आप इतना तो जानते हैं ना, जब मिथाइल ग्रुप में मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो CH3 ग्रुप होता है इसका साइज छोटा होता है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं प्रोवाइड करता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कटाइंस विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए मैंने ये बताया था कि इतना तो सबको समझ में आया होगा, इतना हिस्सा तो ये तो अभी पीछे डिस्कस किया था, है ना। अब बचा रह गया ये वाला। तो आप खुद सोचिए बेटा, ये 1 डिग्री अमीन है, ये जो पहले जो 1 डिग्री अमीन लिखा है ये वाला, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन इस वाले में ये जो बाद में है जिसपे एरो बनाया है मैंने, इसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस है ना। यस तो मैम। ये क्या कटायन को इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेटिंग कहेंगे या प्लस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग कहेंगे, मतलब सॉरी, हाँ प्लस आई इफेक्ट। तो और प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से, हाँ तो प्लस आई के हिसाब से 3 डिग्री ज्यादा बेसिक होता है या 1 डिग्री? 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 डिग्री वाले को ज्यादा और उसके बाद 1 डिग्री वाले को कहा है। ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, देन इसी के अंदर ये अभी पीछे दोबारा दिखा देती हूँ, इसी के नीचे ये क्वेश्चन 5, बाकी ये जो नीचे के 3 क्वेश्चन है ये अभी हमने करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि जब एसिड बेस के साथ ये रिएक्शन हो रहा है, ये आप देखें, ये आपका अमीन है और ये HCl है। तो अमीन जो है वो बेस होते हैं ना, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोन पेयर है इनके पास HCl के साथ।
तो ये क्या बनाएंगे, ये सॉल्ट ही बनाएंगे। तो ये अगर आप देखें, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एन प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड बन गया। आपको अब आप कहीं मुझे नाम नहीं समझ में आया, अब खुद सोचो बेटा, अगर ये सॉल्ट हो, लैब में पड़ा हो, तो इसे क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अगर एक एच की जगह पे मैं यहाँ पे 3 एच लगा दूं और एक आर ग्रुप लगा दूं, तो ये क्या होगा, अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, है ना। ये क्योंकि अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, अगर 2 आर ग्रुप होंगे, मान लो अगर यहाँ पे 2 आर ग्रुप होते, तो ये क्या बनता, डाई अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। अगर 3 होते, यहाँ पे एक और आर होता, एक, है ना, तो ये क्या होता, ट्राई अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो ऐसे इसका नाम भी इन्होंने लिखा हुआ है। जर्नल इन्होंने ये तो नहीं बोला आईयूपैक नेम लिखना है, भाई जर्नल नेम लिख दीजिए। ये क्या है, एन प्रोपाइल ग्रुप है, सीधी चेन में कनेक्टेड है ना, ये देखिए यहाँ पे NH2 है, तो एन प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। ऐसी नीचे वाले में देखिए, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये 3 डिग्री अमीन से बना है, ये वाला सॉल्ट, ये जो सॉल्ट है ये 3 डिग्री अमीन से बना है, तो इसलिए ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 13.4 में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, पहले सोचिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी में हम ये देखते हैं कि जो ज्यादा बेसिक है, तो आप पहले क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कर दीजिए। उसके बाद आप पीके, जिसका जो ज्यादा बेसिक होगा उसका पीकेबी क्या होगा, कम होगा। इसको अभी मैं करूंगी, आपको बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, अगले क्वेश्चन में भी ये कहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कीजिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना है, तो चलो वो हो जाएगा अरेंज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो वो कर लेंगे हम अरेंज। अभी कैसे करेंगे वो बता देंगे। इसमें तीसरे में भी बोला है बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कीजिए। तो बेटा दोबारा बोल रही हूँ, कोई बच्चा मेरे से ये पूछे कि मैडम इसमें गैसियस मीडियम में लिखूं या एक्वस में, तो मैंने क्या कहा है, गैसियस के लिए वो स्पेशली मेंशन करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब एक्वस ही है वो, ठीक है। जैसे सोल्यूशन चैप्टर में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मान लीजिए मैं कह दूं सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, और उसमें आप मेरे से पूछें कि मैम इसके अंदर तो मीडियम, इसमें बताया ही नहीं गया कि सॉल्वेंट कौन है, तो जब बताया ना गए तो वाटर ही होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऐसे इससे अगला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ये देखिए, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेस, तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। देन कह रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब इनके जो है आंसर देख लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गए होंगे। अब ये देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या था, पीके बी के हिसाब से अरेंज करना है। तो पहले सोचो पीके बी कब आता है वर्ड, ये वर्ड आता है जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात होती है। जो ज्यादा बेसिक होता है उसका पीके बी क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कर लिया। तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ये वाला जो है एरोमेटिक है, ये क्या है आपका एनिलिन। उससे अगला अगर आप देखें, ये भी एरोमेटिक है, पर ये 2 डिग्री अमीन है, क्योंकि भाई नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से। बाकी अगर आप देखेंगे ना बेटा, सारे के सारे एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक को अभी मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले इन दोनों को देख लो। अब आप ये देखेंगे दोनों ही एरोमेटिक है, तो दोनों में ही जो लोन पेयर है, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें दोनों में ही अगर आप देखें लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो इस बात को तो हम जो है बेसिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करने में जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में ही लोन पेयर इन्वॉल्व है। तो इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए ना। लेकिन दोनों में और फर्क क्या आ रहा है, CH3 का। अब आप बताइए, ये जो सेकंड कंपाउंड है इसमें जो CH3 है उसमें होता है प्लस आई इफेक्ट। अब आप बताइए, प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे एज कंपेयर टू ये जो एनिलिन बनाया मैंने, क्या ज्यादा अवेलेबल होंगे ये सेकंड वाले में या कम अवेलेबल होंगे?
ये जो सेकंड वाला इसको मैं 1 बोल देती हूँ, ये वाले को, इसको 2 बोल देती हूँ। अब बताइए प्लस आई की इस वजह से, क्योंकि रेजोनेंस की तो बात ही नहीं होगी क्योंकि दोनों में ही रेजोनेंस है। दोनों में ही रेजोनेंस की वजह से हाँ, तो सेकंड वाले में जो है लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि दोनों में, क्योंकि दोबारा सुनिएगा बेटा, मैं ये कोई बच्चा मुझे ये बोल सकता है मैम लेकिन ये इनके लोन पेयर तो बेटा जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। बेटा दोनों के ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसीलिए तो जो एरोमेटिक अमीन होते हैं दे आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक। तो इसमें लेकिन हम अब दोनों ही एरोमेटिक को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उसके लिए दोनों में फर्क क्या है? दोनों में अगर आप फर्क देखें CH3 ग्रुप का फर्क है, और ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है इसमें CH3 ग्रुप जिसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट होता है, इसकी वजह से लोन पेयर जो हैं they are more available on nitrogen for donation as compared to aniline, जो ये पहला कंपाउंड है as compared to aniline। ठीक है, ये दोनों का ऑर्डर सबको समझ में आ गया कि भाई मैंने इसको ज्यादा बेसिक क्यों बोला है। ठीक है बेटा, अब बारी आती है ये दोनों की, ये दोनों एलिफेटिक है और इनमें ये इथाइल ग्रुप है। ये 1 डिग्री है अमीन, ये 2 डिग्री है, तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि जो 2 डिग्री अमीन है वो 1 डिग्री या 3 डिग्री से ज्यादा बेसिक होता है। तो ये इस वजह से, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा है, तो अगर बेटा मैं बेसिक स्ट्रेंथ अगर इस वाले की सबसे ज्यादा है तो इसका पीकेबी क्या आएगा? कम आएगा। तो आप एरो का मुंह क्या कर सकते हैं? घुमा दीजिए। अब आप खुद सोचिए, यहां पे देखिए ज्यादा जो बेसिक है वो कौन है? 2 डिग्री अमीन, एलिफेटिक अमीन, और सबसे कम पीकेबी उसका ही आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे, ये तो चाहे छोटे बच्चों का क्वेश्चन है, कई बार मैं देखती हूँ उस बच्चे ने ऑर्डर सही लिखा होता है, उसने अपनी तरफ से ना कंसेप्ट उसको दिमाग में सही लिखा होता है, लेकिन जब पेपर में लिखा होता है ना, मतलब उसे ये वो ये सोचता है कि हाँ, मान लीजिए सपोज वो ये सोच रहा है कि ए जो है बी से ज्यादा रिएक्टिव है, ये एक एग्जांपल समझिएगा। तो वो बच्चे ने दिमाग में सही सोचा कि ए जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जब वो एरो लिखने लगा ना, उसने ऐसे बना दिया। है कोई बच्चा ये सोचेगा ये क्या हमें सिंपल सी चीज बता रहे हैं, हमें पता है। तो बेटा नहीं, हम पेपर चेक करते हैं तो कई बार मैंने देखा है कई बच्चों से यही गलती होती है, तो जब वो मुझे बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं ए ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैं ये कहती हूँ ये एरो क्या बनाया तुमने? ये एरो का साइन क्या शो कर रहा है? बी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये एरो का साइन समझ लीजिए, इस एरो के साइन का मतलब क्या होता है। जब बच्चे होते हैं ना छोटी क्लासेस में होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो जब उनको ये वाला कंसेप्ट बताया जाता है तो इसको बोला जाता है ग्रीडी क्रोकोडाइल। ग्रीडी मतलब लालची क्रोकोडाइल। तो ये बताइए जो लालची क्रोकोडाइल होगा वो, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे खाने का सामान जो है 20 किलो पड़ा हुआ है, यहाँ पे 10 किलो पड़ा हुआ है। तो जो क्रोकोडाइल है वो ग्रीडी है, उसका मुंह किस साइड खुलना चाहिए? ये इसका मुंह है, जहां पे, क्योंकि वो ग्रीडी है ज्यादा की तरफ, तो ये याद रखिए ये जो मुंह खुलता है ना ये एरो का, ये इस साइड ज्यादा वाला होता है। ठीक है, इस साइड जो है वो ज्यादा वाला होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है और इस साइड कम होता है। ये समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो इसी तरह से बेटा पीकेबी, क्योंकि इसका ये बेस अच्छा, ये ज्यादा स्ट्रांगली बेसिक है तो इसका पीकेबी कम आएगा, तो ये देखिए कम निशान है उसकी तरफ। और इसको पढ़ते कैसे हैं? कई बच्चे कह होता है कि पढ़ते कैसे हैं? इसका मतलब है मान लीजिए इसे कह दूं ए बी सी डी, तो बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से ए लेस बेसिक देन बी, बी लेस बेसिक देन सी, सी लेस बेसिक देन डी। और अगर आप नीचे वाले को पढ़ें पी के बी को, इसको मैं ए कह दूं, बी कह दूं, सी कह दूं, डी कह दूं, तो ये जो ए है इट हैज मोर pkb than a, b has more pkb than c, and c has more than या c greater than d। ठीक है, तो ये तो वैसे ही सिंपल सा कंसेप्ट बताया। अब बेटा उससे अगला क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब क्या करना है? घटते हुए क्रम में लिखना है, मतलब जो सबसे ज्यादा बेसिक है पहले उसको लिखिए। अच्छा, कुछ बच्चे देखिए सीबीएसई में जब चेकिंग होती है तो अगर आपने ये एरो सही बनाया है
ठीक है, बट आपने मान लीजिए ए जो था बी से ज्यादा है, बी सी से ज्यादा है। कुछ बच्चों ने इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो दोनों आंसर मेरे सही हैं। दोनों आंसर, ये जो नीचे वाला जो मैं आंसर है, इसमें भी यही है कि जो बी है वो ज्यादा मान लीजिए ए से ज्यादा स्ट्रांग है, बी जो है वो सी से ज्यादा स्ट्रांग है। ऊपर वाले का भी सेम मतलब है, लेकिन ऊपर मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, नीचे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है ना, यहाँ पे बढ़ता हुआ ऑर्डर लिखा है। दोनों आंसर सही हैं। तो सीबीएसई में अगर आपने ये सही लिखा है आंसर, तो ऑर्डर आपने असेंडिंग लिखा है, डिसेंडिंग लिखा है, उससे मतलब नहीं पड़ता आंसर अगर आपका सही है। कोई बच्चा ना, कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि मैडम ये कह रही हैं, तो बेटा ये तो आंसर ही गलत है ना, सी थोड़ी ना ज्यादा है। अच्छा, तो अगर आपने ये लिखा है मिल जाएंगे, लेकिन जब आप कॉलेज में जाएंगे, अगर इंक्रीजिंग बोला है तो इंक्रीजिंग ही लिखना होता है, अगर डिक्रीजिंग बोला है डिक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग बोला है सपोज तो ये होगा, सॉरी हाँ, इंक्रीजिंग बोला है तो ये होगा, और अगर डिक्रीजिंग बोला है तो ये वाला ऑर्डर होगा, है ना। तो पर यहाँ पे डिक्रीजिंग बोला है तो मैंने डिक्रीजिंग में लिखा है। तो सबसे ज्यादा अगर आप बेसिक देखें, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये जो है आपका एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक तो सबसे कम बेसिक होगा ही होगा। अब बेटा इनको कंपेयर करते हैं। तो पहली चीज, ये इथाइल ग्रुप है। मैंने आपको बताया था ग्रुप चाहे कोई भी हो, इथाइल हो मिथाइल हो, जो 2 डिग्री अमीन है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब बारी आती है इन दोनों की। ये भी 1 डिग्री है और ये आपका क्या है, ये आपका है 2 डिग्री अमीन। लेकिन कई बार ना, जैसे मैंने कुछ चीज मिस कर दी, मैंने आपको कह दिया कि ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। मैंने वही ना जल्दबाजी में क्या किया, ये देखिए ये जो सेकंड वाला है, ये भी तो Agree. एरोमेटिक है या नहीं है? Yes, ma'am. यस मैम। है ना, एरोमेटिक तो है, हाँ। ये भी एरोमेटिक है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से। लेकिन इसमें CH3 ग्रुप है, तो CH3 के प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो है इट विल बी मोर बेसिक देन अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलिन। ठीक है, बाकी आपका ये दोनों जो है, एक 2 डिग्री अमीन है और एक ये 1 डिग्री अमीन है, एलिफेटिक अमीन। तो आपको पता है 2 डिग्री जो होगा वो हमेशा ही ज्यादा बेसिक होगा देन 1 डिग्री डजन, और ये जो चाहे CH3 हो चाहे C2H5 हो उस केस में। ठीक है, देन बेटा नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये देखिए बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, C6H5 लिखा हुआ है। तो मैंने इसको ना, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने इसको क्या किया है, ऐसे बेंजीन रिंग की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ताकि आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। अब आप खुद देखिए, ये दोनों एरोमेटिक है, जबकि ये क्या है, एलिफेटिक है। क्यों? क्योंकि भाई नाइट्रोजन बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये CH2 से जुड़ा हुआ है, ये फिनाइल मिथेनमीन है, फिनाइल मिथेनमीन है ये। तो आपको पता है ये तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि भाई ये एलिफेटिक है। बाकी इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें एक एडवांटेज है, इट हैज प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर आर मोर अवेलेबल एज कंपेयर टू एनिलिन। ये समझ में आ गया? यस मैम। यस ठीक मैम। है, अब उससे अगला देख लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेस। तो गैस फेस में हमें पता है प्लस आई इफेक्ट इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, सिर्फ वही होता है, सोनली वही होता है प्लस आई इफेक्ट। तो 3 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन 2 डिग्री अमीन, देन 1 डिग्री अमीन, विच विल बी मोर बेसिक देन अमोनिया। तो इसमें तो कुछ ज्यादा था ही नहीं, है ना, गैसियस फेस में। अब आता है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में ना सबसे पहले यही देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अगर आप देखें ये अल्कोहल है, बाकी दोनों एनिलिन है। तो ये बात श्योर है कि ये जो अल्कोहल है बेटा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अमीन्स जो हैं, अमीन्स उनसे ज्यादा होगा, क्योंकि अमीन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पर वीकर होती है बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन। अब बारी आती इन दोनों अमीन्स को कंपेयर करो, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो 1 डिग्री अमीन है
क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में 1 डिग्री अमीन जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री अमीन का 2 डिग्री से ज्यादा होगा और 2 डिग्री का 3 डिग्री से ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये देखिए सबसे कम है 2 डिग्री अमीन का, फिर 1 डिग्री अमीन का और सबसे ज्यादा है ये अल्कोहल वाले का। ठीक है बेटा। अब लास्ट आता है इसी क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग एफ क्वेश्चन से स्टार्ट करना है या ऊपर वाले से? ऊपर वाले से मैम। नहीं, ऊपर वाले से स्टार्ट, एफ से करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। तो वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि वाटर के साथ कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। तो हमने कहा था कि बनाते तो 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री अमीन भी बनाते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। बट क्या होता है कि जो 1 डिग्री अमीन होता है वो ज्यादा बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये तो एलिफेटिक अमीन्स की बात हो रही है। और जो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? जब आपका बेंजीन से जुड़ा होता है NH2। तो ये जो यस मैम। फिनाइल रिंग है ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए ये जो एनिलिन होता है इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अब आप खुद देखिए ये दोनों एलिफेटिक अमीन है शुरू वाले। ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, देन 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन। और सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी, ये लगभग ना के ही बराबर होती है, सॉल्युबल होते ही नहीं है, वो होती है आपकी ये एनिलिन की या एरोमेटिक की। ठीक है। यस मैम। और ये ऊपर वाला मैं दोबारा बता देती हूँ अगर बाई चांस ना दिखा हो आपको या मेरी आवाज ना आई हो। तो बेटा मैंने इसमें कहा था कि अल्कोहल जो है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में स्ट्रांग होती है, तो इस वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा ये दोनों ही अमीन है, एक 2 डिग्री अमीन है, एक 1 डिग्री अमीन है। तो आपको ये बताया था 1 डिग्री अमीन में जो 2 हाइड्रोजन होते हैं नाइट्रोजन से जुड़े हुए, तो ये जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें एसोसिएशन ज्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर, तो इस वजह से 1 डिग्री का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 2 डिग्री का और 2 डिग्री से का 3 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो था एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब बेटा एक आई थिंक मुझे लगता है 2 और हाँ 1 मिनट। अब यही एनसीईआरटी में ये ऊपर वाले 2 क्वेश्चन देख लीजिए। pKb ऑफ एनिलिन इज मोर देन, एनिलिन किसे बोलते हैं? इसको मिथाइल अमीन इसको बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं pKb इसका ज्यादा है, pKb इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? अगर pKb इसका ज्यादा है, क्यों? Less basic. बिकॉज हाँ Less लेस basic. बेसिक। तो पहले आप लिखेंगे pKb of aniline is more than methyl amine because it is less basic. less basic के बाद आगे लिखेंगे because in aniline lone pair on nitrogen are involved in resonance, therefore less available for donation या protonation. While in case of methylamine, तो मेंशन करिए किस कंपाउंड की बात हो रही है। तो while in case of methylamine, due to plus I effect of CH3 group, lone pair on nitrogen are more available for protonation या donation भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है, ये सेकंड वाला पढ़िए। कह रहे इथाइलमीन, इथाइलमीन किसे बोलते हैं? C2H5NH2 को। इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन एनिलिन, या ये पानी में सॉल्युबल। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये पानी में घुल जाता है लेकिन एनिलिन नहीं घुलता है। तो मैंने आपको बताया था एनिलिन में ये जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता हिंड्रेंस है प्रोवाइड करता है and हाइड्रोजन बॉन्ड को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तो इस वजह से ये पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, तो ये तो आपको आता है। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इसको पढ़ लो एक बार।
अमीन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड। कह रहे हैं जो मिथाइल अमीन है ना, ये है मिथाइल अमीन। अगर आप इसको पानी, इसका सोल्यूशन लेते हैं पानी में, ये क्या करता है, अगर फेरिक क्लोराइड अगर आप इसमें डालें, FeCl3, हाँ फेरिक क्लोराइड, ये क्या करता है, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, ये देखिए। ये क्या कह रहे हैं कि जो देखिए, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, आपने ये 11th में भी पढ़ी थी और उससे पहले भी शायद 12th में भी पढ़ी हो, कि जो हाइड्रोजन होता है ना, सॉरी हाइड्रोजन कह रही हूँ, ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक क्यों होते हैं? बिकॉज ये प्रोटॉन भी डोनेट कर सकते हैं, दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस, मतलब ये प्रोटॉन भी दे सकते हैं और ये OH माइनस भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है पानी के सामने कौन है। अगर यहाँ पे ये कह रहे हैं असल में जो मिथाइल अमीन होता है ना, ये वाटर से ज्यादा बेसिक होता है, और आपको पता है जब ये पानी से ज्यादा बेसिक होगा तो ये क्या करेगा, इट विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या करेगा, जब आप इसे पानी में घोलेंगे तो ये इस तरह का सोल्यूशन बनाएगा जिसके अंदर आपके पास एक मिथाइल अमोनियम आयन होगा प्लस OH माइनस आयन होगा। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया? यस मैम। तो जब आप इसके सोल्यूशन को, जो पानी में इसका सोल्यूशन है, उसमें मान लीजिए आप FeCl3 डाल दें, तो क्या होगा, ये जो OH माइनस आयन बने होंगे मिथाइल अमीन को पानी में घोलने की वजह से, ये जो OH माइनस आयन होंगे दे विल रिएक्ट विद Fe3+। जब ये Fe3+ के साथ रिएक्ट करेंगे, देन they will form brown PPT of this फेरिक ऑक्साइड, या फेरिक हाइड्रोक्साइड कह दें, या कह दें इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोल देते हैं ना, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है, या इसको अगर फॉर्मूला देखें, इसको जर्नली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोल देते हैं, विच गिव ब्राउन पीपीटी। तो ये क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आप इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मे बी पेपर में आ जाए और आप कहीं ये तो हमें कहीं कराया ही नहीं था, या हमने एनसीईआरटी में जो आगे जितना भी टॉपिक दिया हुआ था इन टेक्स्ट में तो दिया ही नहीं हुआ था, तो बेटा ये पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है। दोबारा से सुन लीजिएगा, मिथाइल अमीन ज्यादा बेसिक होने के कारण पानी में OH माइनस आयन बनाएगा। ये जो OH माइनस आयन होगा ये Fe3+ आयन के साथ रिएक्ट करके ब्राउन पीपीटी बनाएगा ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ठीक यस है। मैम। यस मैम। अब ये लास्ट है, अभी ये ना मुझे कहीं से क्वेश्चन दिख गए, इसलिए मैं आपको जो है ये समझा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहे हैं कि जो टर्शरी ब्यूटाइल अमीन होता है, इसको आप नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना सकते? बाय एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये कह रहे हैं कि अगर आप टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो आप टर्शरी ब्यूटाइल अमीन नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस लगा हुआ है, ये नहीं बना सकते हैं। जबकि आपको पता है ना कि जब हम RCl का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, जैसे अमोनिया के साथ करते हैं, तो क्या बन जाता है, RNH2 बनता है, 1 डिग्री अमीन बनता है, 2 डिग्री अमीन बनता है, इसके बाद 3 डिग्री बनता है, फिर क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर R ग्रुप जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल के बराबर हो, मतलब ये जो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, वो जो कार्बन है, ये कार्बन जो है ना, ये फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, यहाँ पे जैसे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये जो है ना, यहाँ पे Br की जगह पे NH2 नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है? ये कह रहे हैं कि असल में क्या होता है, क्योंकि बेटा ये रिएक्शन होता क्यों है, मान लीजिए सपोज ये रिएक्शन हो जाता, तो यहाँ पे क्या होता, ये जो आपका अमोनिया है, ये एज अ
जो है न्यूक्लियोफाइल काम करता। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जैसे दोबारा से देख लीजिए, जैसे हमने किया था आरसीएल का रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ कर रहे थे, तो ये क्या होता है? HCl निकल जाता है और ये क्या बन जाता है? RNH2 बन जाता है। इसके बाद अगले स्टेप में 2 डिग्री अमीन बनता है, फिर 3 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो अमोनिया है, ये काम करता है एज़ अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये कह रहे हैं अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है, ये एक बेस भी होता है। और बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन क्या करना? बेस का काम क्या होता है? लेना प्रोटॉन लेना। लेना। तो हाँ, तो बेटा क्या होता है? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप में जो अमोनिया जब तक ये ब्रोमीन के पास पहुंच पाता, उससे पहले ही अगर आप देखें, ये जो साइड में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इससे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। मतलब ये ब्रोमीन के पास डायरेक्टली रीच नहीं कर पाता है, उससे पहले ही रास्ते में ये क्या मिल गया इसे? वो कहते हैं ना, लालच देने वाला एक बंदा मिल गया, इसको प्रोटॉन देने के लिए कि भाई तू प्रोटॉन लेके चला जा। तो ये क्या करेगा? ये ब्रोमीन तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ये आपका बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा और ये जो है यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये आपका जो है, अगर आप इसका नाम देखें 1 2 और ये वाला 3, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोप 1इन। ठीक है? तो ये कंपाउंड बन जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगी इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एनिलिन नहीं बना सकते हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से, क्योंकि मैंने इसमें कहा था एनिलिन बनाने के लिए आपको रिएक्शन करना पड़ेगा अराइल हैलाइड का पोटेशियम थैलेमाइड के साथ, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और हमें पता है कि ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, बिकॉज CCl बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। यस मैम। ठीक है, अब आता है ये कन्वर्जन जो है साइक्लोहेक्सेनॉल को साइक्लोहेक्साइल अमीन में कन्वर्ट करना है। तो ये इन्होंने ऑक्सीडेशन कर रखी है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो ये कीटोन बना, फिर उसका रिएक्शन इन्होंने अमोनिया के साथ कर दिया। तो यहाँ पे जो है आपको पता ही है, ये तो वो रिएक्शन है ना कीटोन ग्रुप का, अगर हम अमोनिया के साथ करें ये, तो उस हिसाब से इन्होंने जो है रिडक्टिव अमीनेशन करी हुई है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। देन बाकी एन हेक्सेन नाइट्राइल को 1 अमीनो पेंटेन में कन्वर्ट किया है। तो ये आपने खुद करना है, वैसे सामने ही लिखा हुआ है ये रिएक्शन। इसमें इन्होंने क्या किया? पहले हाइड्रोलिसिस की, एसिड बन गया, फिर एसिड की ये अमोनेश ये इसमें अमाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया और एंड में इस ग्रुप की जो है इसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कर दी। क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन जो पेंटेन में कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पर ये पहले आपने खुद देखना है। अब लास्ट आ जाते हैं, वो आता है ऑल्दो ट्राइमिथाइल अमीन। ट्राइमिथाइल अमीन किसको बोलते हैं? CH3, यहाँ पे एक और CH3, एक और एन प्रोपाइल अमीन। अब एन प्रोपाइल अमीन किसको बोलते हैं? CH3, CH2, CH2 और एक NH2। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसे दोबारा बनाती हूँ। एक हो गया हमारा ये आपका हो गया ट्राइमिथाइल अमीन, और एक हो गया आपका एन प्रोपाइल CH3, CH2, CH2 उसके बाद NH2। कह रहे इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम है, लेकिन जो पहले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 276 है, जबकि ये जो दूसरा वाला है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अभी तो डिस्कस किया था कि जो 3 डिग्री अमीन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, बिकॉज नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। जबकि ये जो आपका एन प्रोपाइल अमीन है, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, सो इट कैन फॉर्म
जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये जो टॉपिक है ये बॉइलिंग पॉइंट वाला था, जो भी हमने डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा आगे रिएक्शंस है ना वो करेंगे हम, ठीक है? Yes. ठीक है मैम।